गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो नए आए हैं इस चैनल में उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने मोलरता पढ़ी थी, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध पढ़ा था, उनके कुछ न्यूमेरिकल करे थे। तो आशा करती हूँ आप सभी ने उसकी प्रैक्टिस करी होगी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि जो हमारा ठोस होता है वो द्रवों में किस तरीके से विलायक होता है, या जो आपका राउल्ट का नियम है वो क्या कहता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास सबसे पहले क्या है हमारे पास कि ठोसों की द्रवों में विलयता। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लेते हैं हम कि जो हमारा एक गिलास पानी है, मैं आपको क्या बता रही थी कि जो हमारा विलयन होता है वो क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। तो अगर हम किसी भी जो हमारे पास में पानी का ग्लास है, अगर हम उसमें नमक डालते हैं, ठीक है, नमक डालते रहे, कुछ समय बाद ऐसा आएगा वो नमक घुलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास ठोस है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। तो इसी के संबंध में हमारा जो ठोस है तो वो द्रवों में किस तरीके से विलयता है उसकी, तो वो देखते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपके पास में कि किसी द्रव में ठोस की विलयता से क्या अभिप्राय है। क्या बोला कि किसी भी ठोस में द्रवों की जो उसकी विलयता है उससे क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं आप इससे। ठीक है, तो क्या है कि जो कोई हमारे पास विलायक होता है तो उसमें क्या, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो कि क्या है, यहाँ पे आपको दे रखा है स्थिर ताप। क्या है? स्थिर ताप। कि किसी विलायक में स्थिर ताप पर जितना अधिकतम, ठीक है, जितना ज्यादा या जितना मैक्सिमम विलेय पदार्थ उसके संतृप्त। अब यहाँ पे एक शब्द आया है संतृप्त। अब एक तो आपने क्या पढ़ा होगा, संतृप्त कार्बनिक यौगिक पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये किसमें है? आपके ऑर्गेनिक में है। और यहाँ जो संतृप्त है वो देखते हैं हम कि हमारे पास में संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो पहले एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसकी संतृप्त अवस्था तक विलय किया जा सकता है उस विलायक की उस ताप पे क्या कहलाती है? विलयता कहलाती है। क्या बोला मैंने कि कोई भी विलयन है या जो आपके पास में किसी विलायक में अगर हम स्थिर ताप रखते हैं, ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो तब उसका जो अधिकतम विलेय पदार्थ होगा वो क्या होगा? उसकी संतृप्त अवस्था पे विलय किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि एक गिलास क्या लिया, एक गिलास पानी लिया, ठीक है, और इसको मैंने आधा गिलास रख दिया। ठीक है, फिर मैंने इसमें क्या डालती रही? मैं NaCl डालती रही, नमक डालती रही। ठीक है, तो नमक डालती रही मैं, ये आपका क्या है? ये द्रव है। अब मैं नमक डालती रही, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? आपका वो नमक क्या घुलना ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो कुछ टाइम बाद हमारा जो नमक है वो क्या हो जाएगा? उसमें घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कहलाता है हमारा संतृप्त विलयन। क्या कहलाता है? ये हमारा जो मैं आपको बता रही थी ना, संतृप्त विलयन। कि किसी पदार्थ में अगर जो हमारा विलेय है वो विलायक में जिस अधिकतम मात्रा में घुलेगा वो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन आपका कहलाता है। सीधे मतलब जो आपके सीधे सरल शब्दों में है वो ये है कि अगर आप किसी भी ठोस को द्रव में मिलाते हो तो उसका जो मतलब आपने मिलाते रहे, कुछ टाइम बाद एक ऐसा समय आएगा जब वो घुलना बंद हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये क्या कहलाता है? आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास कि ठोसों के द्रवों में विलयता को प्रभावित, अब इसको प्रभावित भी तो करेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे इसमें। अगर हमने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, या उसका जो सांद्रण है, ताप, दाब, इसमें अगर हम चेंज करेंगे तो क्या इसमें चेंज आएगा? ठीक है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, दूसरे तरीके से इसको हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछ सकता है ये। ठीक है, पहला तो मैंने क्या बोला कि ठोसों की जो उसकी विलयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दूसरी चीज कि अगर जो हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जल में विलय, किंतु बेंजीन रिंग, जो बेंजीन होती है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? C6H6। याद है? सभी को याद होगा। ठीक है, सबसे इजी है बेंजीन। ठीक है, कि NaCl जो आपका पानी है वो जल में तो विलय है, लेकिन क्या है
किंतु बेंजीन में क्या है, अविक्षेपी है। क्यों? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कपूर जिसको या नैप्थलीन, ठीक है, जैसे कपूर नैप्थलीन आपको पता होगा, अब जब जैसे अभी गर्मियां आने वाली हैं तो क्या करते हैं कि जो हमारे गर्मियों के कपड़े रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि अभी हम सर्दियों के कपड़े रखेंगे तो उसमें क्या आ जाती है, रखे रखे कपड़ों में थोड़ी सी स्मेल सी आने लग जाती है, बदबू सी क्या बोल सकते हैं, या उसमें क्या थोड़ा ऐसी अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो इस तरीके से स्मेल ना आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें नैप्थलीन या कपूर रख देते हैं, ठीक है। और जो आपका कपूर या नैप्थलीन होता है वो क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे किस में, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो ये कपूर और नैप्थलीन क्या काम करता है, ये हम जब रखते हैं हम तो गोली को, जैसे छोटी छोटी गोली होती है ना ऐसे व्हाइट कलर की, देखी होगी सबके घरों में होगी, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम, अगर जिसने नहीं देखा है तो वो दुकान में चले जाना, ठीक है, लेकिन दुकानदार को नैप्थलीन मत बोलना क्योंकि उन्होंने क्या पता पढ़ी भी होगी, अगर उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वो आप बोलोगे नैप्थलीन दे दो तो वो दे देंगे, लेकिन अगर आप कपूर बोलोगे तो ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे कि आप क्या मांग रहे हो, आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो आपने लाए, देखा आपने, अब तो आपने क्या करना है, उसको घर पे ही अपना एक आपका जो किसी का जो रुमाल होता है या कुछ भी शर्ट वगैरह टॉप वगैरह रख देना, उसके अंदर रख दो, ठीक है। कुछ दिनों बाद आप देखोगे उसमें कि वो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो नैप्थलीन या कपूर जो है वो बिल्कुल छोटा होने लग जाएगा। अब आप सोचोगे ये छोटा क्यों हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वहां पे ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो रही है। तो वो ठोस अवस्था में था, क्या होता है द्रव अवस्था में तो चेंज नहीं होगी, जैसे हमारा बर्फ होता है ना, अगर हम उसको हीट करें तो वो पानी में द्रव अवस्था में बदल जाता है, फिर अगर हम उसको कुछ ज्यादा ही हीट करें, हीट दें उसको, तो वो किस में बदल जाता है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा नैप्थलीन होता है वो क्या हो जाता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्लियर हुई बात? चलो क्या बोल रही थी मैं, कपूर और नैप्थलीन आदि बेंजीन रिंग में विलय हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जल में क्या हो रहे, विलय नहीं हो रहे, अविलय, जल में अविलय है, क्यों, ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम। अच्छा, ताप बढ़ाने पे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 की जल में विलयता बढ़ती है, क्यों? मैंने अभी आपको बोला ना कि इसके कारक क्या क्या होंगे, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या होगा, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। ताप बढ़ाने पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ CaOH, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जल में विलयता घटती है, क्यों, ठीक है। ये इसका अपोजिट है ना, अगर हम ताप बढ़ाते हैं किसमें, पोटेशियम नाइट्रेट में, तो उसकी जो विलयता वो बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाती है, उसकी विलयता कम हो जाती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा जो आपका NaCl है, सॉल्ट है, वो जल में विलय है लेकिन उसमें किसमें, बेंजीन रिंग में नहीं है। इसी तरीके से कपूर और नैप्थलीन बेंजीन रिंग में तो विलय है लेकिन जल में अविलय है। क्लियर? चलो देखते हैं। अब यह वही है, प्रभावित करने वाले कारक ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। पहला है विलय तथा विलायक की प्रकृति। अब हम जो आपके विलय किस किस पे निर्भर करेगा, जो विलय होगा उस पर भी निर्भर करेगा और जो विलायक होगा उस पर भी ये क्या करेगा, निर्भर करेगा। आगे देखते हैं कि आपका जो ध्रुवीय, अच्छा यहाँ पे एक चीज आई है ध्रुवीय, ठीक है, बहुतों को तो पता होगा ध्रुवीय क्या होता है, चलो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। जैसे हमारे पास एक NaCl है, क्या बोला मैंने, क्या है, NaCl, तो ये किस तरीके से यहाँ पे ये Na क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्लोरीन क्या होता है -1। तो जो जल में आयनित हो, जो किसी भी द्रव में या विलयन में क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय विलायक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा अगर हम यहाँ पे H+OH को ले लेते हैं माइनस को, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ध्रुवीय, ठीक है। क्लियर हुई बात? ध्रुवीय कैसे होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, विलयन में आयनित हो रहे हैं, और आयनित कैसे हो रहे हैं, एक धनात्मक हो रहा है और एक क्या हो रहा है, एक ऋणात्मक हो रहा है। क्लियर? समझ गए? ध्रुवीय क्या होता है, अध्रुवीय क्या होता है, ध्रुवीय का ही अपोजिट क्या होता है, अध्रुवीय, जो क्या हो रहे हैं, जल में या किसी भी विलयन में या द्रव में क्या हो, आयनित नहीं हो रहे, वो क्या कहलाते हैं, आपके अध्रुवीय। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके ध्रुवीय विलायक क्या है, NaCl, KCl को भी क्या K पॉजिटिव आ जाएगा, पोटेशियम पॉजिटिव, क्लोरीन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है।
ध्रुवीय विलायक, अच्छा यहाँ पे ध्रुवीय विलायक क्या होगा, विलायक क्या होता है, याद करो याद करो, जो क्या कर रहा है, हमने पढ़ा था ना विलय क्या होता है, विलय प्लस विलायक, जो क्या कर रहा है उसको घोल रहा है, किसी भी आपके पास में विलय को क्या कर रहा है, घोल रहा है, वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो ध्रुवीय विलायक क्या होगा, क्या होगा, ये किसको घोल रहा है, ये NaCl या KCl, जो भी आपके ध्रुवीय विलय हैं उनको घोल रहा है, ठीक है, मैं पूर्णतः विलय हो जाते हैं, ठीक है, क्या है, ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक, क्या बोला मैंने कि जो आपके ध्रुवीय विलायक होते हैं और ध्रुवीय विलय वो पूर्णतः क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये इसकी नहीं है, ठीक है, इसी प्रकार अध्रुवीय विलय और अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलय क्या है हमारे पास, नैप्थलीन और कपूर, और अध्रुवीय विलायक बेंजीन, ठीक है, बेंजीन या टाउलिन भी होता है आपके पास, आदि पूर्णतः विलय। आपको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास में ध्रुवीय विलायक होगा और ध्रुवीय क्या होगा, विलय होगा, तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे, पूर्णतः विलय हो जाएंगे, और अगर अध्रुवीय विलायक होगा और अध्रुवीय क्या होगा आपके पास में, विलय होगा, तो वो भी क्या हो जाएंगे, आपके डिसॉल्व या विलय हो जाएंगे। क्लियर, चलो ये इसकी प्रकृति होगी, आई बात समझ में कि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलय से क्या होगा, विलय होगा। अगर आपने क्या ले लिया, एक अध्रुवीय विलायक ले लिया, एक अध्रुवीय विलायक, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो वहां पे विलय होगा ही नहीं। वो जैसे हमने अभी पढ़ा था ना कि जो आपका NaCl है वो जल में विलय हो जाता है लेकिन बेंजीन रिंग में नहीं होता है, तो मैंने बता दिया आपको, आई बात समझ में, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अतः समान प्रकृति के विलय उसी प्रकृति के विलायक में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सही कर देना, घुल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है, समझ गए कि सेम जो आपके पास समान प्रकार के विलायक होते हैं, अगर ध्रुवीय होगा तो वो ध्रुवीय से ही मिलेगा, अध्रुवीय होगा, जैसे इससे एक आपके जो आपका जो दैनिक जीवन है, दिनचर्या है, उससे हम इसको थोड़ा रिलेट कर देते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपका सर्कल है, अब 10-15 का आपका सर्कल है, तो सबकी सोच एक जैसी नहीं होगी, उसमें से कुछ क्या हो जाते हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, तो वो क्या होता है, क्योंकि वो जो दूसरा सोच रहा है वो भी वैसा ही सोच रहा है, तो उन दोनों की बॉन्डिंग जो होगी ज्यादा मजबूत होगी। इसी तरीके से आपका एक ऐसा दोस्त जरूर होगा जो आपकी तरह होगा, ठीक है, तो दोस्ती किससे करोगे, जो आपको सही राह दिखाए, ठीक है। चलो, तो इसी तरीके से समझ गए ना बात, मैंने क्या बोला, अगर जैसे आपके सेम विचार हैं, उसके भी वो एक जैसे ही दोनों सोचते हो, तो आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। अगर आपको कोई ऐसा मिल गया कि जिससे आपकी सोच बिल्कुल अलग है, उसकी सोच अलग, तो बिल्कुल भी नहीं, आपका जो आपकी फ्रेंडशिप है वो नहीं चलेगी। क्लियर हुई बात, तो सेम मतलब जो आपका देख लेना आप अपने हिसाब से, तो आई बात समझ में। अब वहां पे बिल्कुल रिलेट मत, इसको रिलेट कर लेना ताकि क्या हो, आपके दिमाग में इमेज बन जाए कि ध्रुवीय प्लस ध्रुवीय, आई बात समझ में। ये एग्जांपल क्यों दे रही हूं मैं आपको, ताकि क्या हो, आपको दिक्कत ना आए, आप समझ सको, इजिली समझ सको कि क्या है यहाँ पे, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास टेम्परेचर। अब दूसरा एक कारक क्या होगा, इसका ताप होगा, ठीक है। ताप क्या होगा कि ताप, ठीक है, क्या है यहाँ पे, ताप बढ़ाने पर कुछ पदार्थों की जल में विलयता बढ़ जाती है। क्या बोला मैंने कि ताप बढ़ाने पर कुछ पदार्थों की जल में विलयता बढ़ जाती है। जैसे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे KNO3 था ना हमारे पास, ठीक है, इस घुलने को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, घुल जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं, ताप बढ़ाने पर कुछ पदार्थों की जल में विलयता बढ़ जाती है, जबकि कुछ पदार्थों की क्या हो जाती है, घट जाती है। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था ना, क्वेश्चन क्या था आपके पास में, रिमाइंड करो फटाफट से। क्वेश्चन ये था ना, ताप बढ़ाने पर KNO3 की विलयता तो बढ़ रही थी, लेकिन अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो जो आपके पास में ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी क्या हो रही थी, इसका जो विलयता है वो घट रही थी। तो ये ताप पे भी क्या करता है, निर्भर करता है। चलो, अब एक आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ला सातेली नियम, कहाँ है ये ला सातेली नियम, आपके 11th क्लास में है। बहुत सारे बच्चों को याद होगा और बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं होगा। तो ला सातेली नियम क्या कहता है कि यदि किसी अभिक्रिया में साम्य अवस्था, अब यहाँ पे एक और शब्द आया, साम्य अवस्था, फटाफट से बताओ जिसको साम्य अवस्था पता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। तो साम्य अवस्था क्या होता है कि जैसे हमारे पास में एक ग्लास है, ठीक है, और उसमें ये पानी है, और वहां से हम इसमें चलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देते हैं, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिसॉल्व नहीं हो रही है, ये आ रही है और जा रही है, ठीक है। और मैंने दोबारा क्या करा कि आपके पास में, चलो एक ग्लास ले लेते हैं हम, इसमें आपके पास में पानी है, ठीक है, इसमें क्या है, H2O, जल है इसमें, ठीक है। तो ये इसकी क्या होती है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सतह बोलते हैं, ठीक है। ये गिलास है आपका, ठीक है, ये क्या है आपकी सतह। तो ये सतह जो होगी, यहाँ पे जो इसके कण होंगे, जल के कण होंगे, वो क्या होंगे, उनमें एक तो उनकी जो काइनेटिक ऊर्जा है, एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा वो अधिक होगी, क्योंकि वो सतह पे है ना, तो उनको क्या मिलते हैं, सतह ऊर्जा भी मिलती है। इनको क्या क्या मिलती है, एक तो सतह ऊर्जा मिलती है, दूसरी इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। क्लियर हुई बात। तो ये क्या करेंगे कि अगर इसमें से थोड़ी सी भी यहां से गर्म हवा आएगी, तो ये सीधे यहां से क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमने इसमें एक और हम क्या मिला देते हैं, हम एक ग्लास रख देते हैं, सॉरी इसके ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं, ढक्कन रख दिया हमने। अब जब हम इसमें ढक्कन रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ मात्रा में जो यहाँ से द्रव वाष्प बन के उड़ रहा था, क्या हो रहा था, यहाँ पे आपका जो द्रव है वो अगर वाष्प बन के उड़ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये उड़ रहा है। अब जब हमने यहाँ पे ढक्कन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो इसी तरीके से आपका जो यहाँ पे परिवर्तन है, कौन सा, मैं साम्य अवस्था बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये द्रव एक, मतलब ये साम्य अवस्था किस तरीके से होगा, एक बूंद जो द्रव है वो वाष्प बनेगी, और ढक्कन लगा रखा है तो एक बूंद जो वाष्प है वो क्या बन जाएगी, द्रव। तो यहाँ पे साम्य अवस्था में क्या होता है कि जो द्रव है और जो गैस है, ठीक है, वो क्या होता है, साम्य अवस्था, क्या होते हैं आपके यहाँ पे, इसको सही से बना देते हैं, तीर के निशान आपके इस तरीके से, अगर ये ऊपर जाएगा एक, तो एक नीचे आ जाएगा, इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। एक हाथ से दे, एक हाथ से ले, करते हैं ना बहुत बार, कि जैसे कॉम्प्रोमाइज, तो एक ऐसा होता है ना कि चलो भाई एक एडजस्टमेंट होता है, अरे कॉम्प्रोमाइज होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी को बोलते हैं, चल भाई मुझे जैसे आपके घर में गेस्ट आए हैं, तो वो आपके लिए एक लाए हैं लेस के पैकेट, एक लाए हैं कुरकुरे, तो उन्होंने क्या करा कि आपके भाई को लेस दे दिया, आपको कुरकुरा दे दिया, लेकिन आपको तो लेस बहुत पसंद है, आपके भाई को कुरकुरा पसंद है, तो आपने क्या करा, दोनों ने, आपने बोला कि ये ले तू लेस पकड़ ले, और उस भाई ने बोला कि भाई ने बोला ये लो दीदी आप लेस पकड़ लो, और बहन ने बोला ये ले भाई तू कुरकुरा पकड़ ले। वहां पे क्या हुआ, वहां पे साम्य अवस्था हुई। साम्य अवस्था, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। क्लियर हुई बात। चलो साम्य अवस्था आई बात समझ में। साम्य अवस्था क्या होती है, यदि किसी अभिक्रिया में साम्य अवस्था पर उसके साम्य को निर्धारित करने वाले कारक, यहाँ पे फिर से निर्धारित करने वाले कारक क्या हो जाएंगे, ताप, दाब और सांद्रण, ठीक है, में परिवर्तन करते हैं, तो साम्य अवस्था किस दिशा में होगी, उस दिशा में विस्थापित होगी जिसमें कि वो क्या हो रहा है, जो परिवर्तन हुआ वो उसका जो प्रभाव है वह नष्ट हो जाता है। ये क्या कौन कहता है, आपके लासातेलिय नियम के अनुसार है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं वो कि किसी अभिक्रिया में साम्य अवस्था पर उसके साम्य को निर्धारित करने वाले कारक ताप, दाब, सांद्रण, अगर हम उसको परिवर्तन करते हैं तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिसमें कि क्या होंगे ये कारक, जिसमें कि कारक में होने वाले जो परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, उसका जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। जैसे हमारा KNO3 था, तो KNO3 के जल में घुलने की क्रिया ऊष्माशोषी है, ठीक है, इसलिए लासातेलिय नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर यह क्या होती है, अग्र दिशा में संपन्न होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये क्या होगा, ऊष्माक्षेपी होगा, या फिर अगर यहाँ पे मतलब लासातेलिय नियम नहीं होगा तो ये कहाँ होगी, पश्चिम दिशा में होगी। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है कि KNO3 जल में घुलने पर ऊष्माशोषी होगी। ऊष्माशोषी क्या होती है, जो ऊष्मा का क्या करते हैं, अवशोषण। ऊष्माक्षेपी 10th क्लास में पढ़ा है ना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर।
चलो अग्र दिशा में संपन्न हो रही है, उसके बाद जिससे जो KNO3 की विलेयता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या होगा केवल KNO3 पे कि ताप किसके समानुपाती होगा, जो उसकी विलेयता है। आई बात समझ में? यहाँ पे बोल रही हूं मैं कि ताप किसके समानुपाती होगा, जो KNO3 की, हाँ KNO3 की विलेयता है। देखते हैं किस तरीके से होता है। क्या होता है KNO3 और यहाँ पे वाटर H2O, ठीक है। ये क्या होगा पोटेशियम नाइट्रेट। अगर ये अब ये किस में है, साम्य अवस्था में है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये आपका जो साम्य अवस्था है इसमें मैंने बताया एक हाथ से देते हैं एक हाथ से लेते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे जो KNO3 है यहाँ पे माइनस, ये क्या है आपका जो यहाँ पे ऊष्मा क्या हो रही है, ऊष्मा का ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे लिख देती हूं मैं, ऊष्मा का ह्रास। ऊष्मा का ह्रास से क्या मतलब है कि इसमें ऊष्मा का शोषण, या मैं ऊष्मा का शोषण, क्या होता है इसमें ऊष्मा का शोषण। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जिन पदार्थों में जलीय विलयन में बनने की ऊष्माशोषी क्रिया, ऊष्माशोषी ऊष्मा का शोषण क्रिया ऊष्माक्षेपी, ठीक है। ऊष्माक्षेपी क्या है यहाँ पे आपके, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, उनमें ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न होती है, किस चीज का फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर ऊष्माक्षेपी होगी तो ताप बढ़ाने पे क्या होगा, जो विलेयता है वो कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे विलेयता इसके व्युत्क्रमानुपाती है और KNO3 में विलेयता उसके समानुपाती है। क्लियर? आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास आते लिए नियम अनुसार क्या है, ऊष्माक्षेपी क्रिया बढ़ाने पर क्या होगी, किस दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में। आई बात समझ में? अगर ऊष्मा शोषी होगी तो अग्र दिशा में, ऊष्माक्षेपी होगी तो आपकी पश्चिम दिशा में क्या होगी, वो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। आई बात समझ में? क्लियर? चलो आगे देखते हैं, एक उदाहरण भी देख लेते हैं इसका, ठीक। मतलब जो क्या है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो लिख ही लेते हैं आपके लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये वाटर H2O, ये भी साम्य अवस्था में है। क्या हो रहा है, ये क्रिया क्या हो सकती है, अभिकारक से हम इसमें उत्पाद भी बना सकते हैं, उत्पाद से अभिकारक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है आपका, यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ठीक है, क्या लिखेंगे, ऊष्मा उत्पन्न, क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी। क्लियर? अगर ऊष्मा शोषी होगी तो लास आतेलियन नियम के अनुसार क्या होगी, क्रिया जो आपकी है रासायनिक अभिक्रिया वो पश्चिम दिशा में होगी, सॉरी अग्र दिशा में। अगर ऊष्मा शोषी होगी तो अग्र दिशा में, ऊष्माक्षेपी होगी तो किस में होगी, पश्चिम दिशा में। क्लियर? आगे देखते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे विलेयता वक्र, और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो विलेयता वक्र है पहले हम उसको समझते हैं, फिर ये कितने प्रकार के, ये 2 प्रकार के होते हैं, देखते हैं। चलो किसी ठोस लवण NaCl हो गया, या आपके पास जितने भी लवण क्या होते हैं बताया था ना आपको, जैसे NaCl है तो Na यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, जो Cl है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अम्ल और प्लस क्षार वो क्या बनता है, मिलकर आपका उदासीन और H2O बनता है, मतलब जल बनता है। चलो उसको तो हम फिलहाल वो अपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो किसी ठोस लवण की जल में, क्या बोला मैंने, किसी ठोस लवण की जल में विलेयता ताप परिवर्तन को जो निरूपण है उसका, जो हम जिस ग्राफ के द्वारा हम निरूपित करते हैं उसको, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा विलेयता वक्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे विलेयता वक्र भी लिख लेना आप, ठीक है, छूट गया यहाँ पे, इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, विलेयता वक्र। और ये निम्न कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलो डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको। विलेयता यहाँ पे आएगा आपका, एक होता है आपका सतत, क्या होता है, सतत मतलब कंटिन्यू, जो कंटिन्यू है, सतत विलेयता वक्र। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास में असतत, क्या होता है, असतत विलेयता। एक हम किसके लिए बनाते हैं, चलो देख लेते हैं, एक हम KNO3 के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा 4
KNO3। ये हमारा किसके लिए, KNO3 में क्या होता है, याद करो फटाफट से, अभी बताया आपको, जल्दी से रिमाइंड करो। KNO3 क्या होती है, ऊष्मा शोषी होती है। क्या होती है, जो क्रिया है वो अग्र दिशा में होती है। विलेयता इसका क्या होता था, जो विलेयता है वो इसमें ताप के समानुपाती। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो जो आप यहाँ पे देखो, अगर हम जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो इसके जो विलेयता है वो भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और यहाँ पे आपका आ जाएगा विलेयता। विलेयता क्लियर हुई बात, इतनी बात आई समझ में। तो ये क्या होगा, ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है, हमारा जो विलेयता है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, इसको ताप, ये किस चीज का डायग्राम है आपका, ये है सतत विलेयता वक्र। और यहाँ पे आपका ये जैसे जैसे हम ताप बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है, जो KNO3 की विलेयता है वो भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपके हम यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम सल्फेट के लिए। क्या होता है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, जल्दी बताओ। Na2SO4 क्या होता है, Na2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वही आ जाएगा, विलेयता आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। ठीक है, कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसकी जो विलेयता है वो घट रही है। ठीक है, टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो विलेयता, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इसका विलेयता कम होगा, और जितना कम इसका टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा इसकी विलेयता बढ़ेगी। तो ये क्या होता है, इसमें विलेयता क्या होती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो असतत कैसे, ये देखो, ये तो कंटिन्यू है ना, बिल्कुल चलता ही जा रहा है। और ये क्या हो रहा है, पहले ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10H2O भी आता है आपका। ठीक है, चलो क्लियर हुई बात। विलेयता वक्र क्या होता है, कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आपके विलेयता और टेम्परेचर में संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, विलेयता वक्र कहलाता है। ठीक है, क्या है कि किसी ठोस लवण की जल में विलेयता तथा ताप परिवर्तन, उसकी विलेयता और ताप परिवर्तन को निरूपित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका विलेयता वक्र कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सतत विलेयता वक्र और असतत विलेयता वक्र। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास वाष्प दाब। अब वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब, तो वाष्प मतलब वाष्पन, दाब प्रेशर। अब वाष्प दाब देखते हैं क्या होता है आपके पास में, वाष्प दाब। वाष्प दाब से क्या अभिप्राय है, इसे प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है। अगेन भाई यहाँ पे भी तो आएगा ना आपका कारक, तो देख लेते हैं हम आगे। क्या होता है हमारे वाष्प दाब की, किसी निश्चित ताप में द्रव द्वारा उत्पन्न वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित जो वाष्प दाब लगता है, अगर वो क्या होगा, आपको वाष्प दाब को साम्य अवस्था दाब भी कहते हैं। ठीक है, अगेन दोबारा समझते, सॉरी, हाँ यहाँ देखते हैं। इस निश्चित ताप पर किसी द्रव द्वारा उत्पन्न वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित जो वाष्प दाब को हम उस ताप पर द्रव का क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। द्रव में वाष्पन तथा संघनन की क्रिया साम्य अवस्था में होती है। इसको भी अभी हम समझते हैं कि जैसे हमारे पास में एक ग्लास है। ठीक है, थोड़ा समझिए इसको। साम्य अवस्था तो आपको पता चल गया ना, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था। एग्जाम में आप ऐसे ही मत लिखना कि एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। ये क्या कि हमें तो भाई मैम ने बता रखा है, केमिस्ट्री वाली मैम ने, कि एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, यही हमारा क्या हो जाता है, साम्य अवस्था हो जाता है। क्या बोला मैंने, कि जो साम्य अवस्था क्या होता है, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी विलयन में जितना द्रव क्या होगा, वाष्पित होगा, उतना ही वाष्प क्या होगा, संघनित होकर द्रव बन जाएगा। क्लियर, देखते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही लगा दिया, यहाँ पे ढक्कन लगा दिया, इसको बंद तो करना ही है भाई। ठीक है, ये इसका मुंह बना दो। चलो अब यहाँ पे हमारे पास में ये क्या होती है, ये यहाँ पे आपकी सतह ऊर्जा लग रही है। ठीक है, सतह ऊर्जा लग रही है, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर या फिर कुछ बाहर से कुछ यहाँ पे बाहरी जो कारक आते हैं उसकी वजह से अगर ये उड़ रहा है, ऐसे ये उड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन नीचे भी आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो द्रव है और जो वाष्प है वो दोनों किस अवस्था में, वो साम्य अवस्था में है। तो जो अगर वो द्रव से वाष्प बनेगा तो क्या क्रिया कहलाती है, वाष्पन। ठीक है, और अगर ये वाष्प से द्रव बनेगी तो क्या कहलाता है, संघनन। क्या कहलाता है आपका, संघनन। आई बात समझ में। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, संघनन। क्या बोला मैंने, द्रव से अगर वाष्प बन रहा है तो वो वाष्पन की क्रिया कहलाएगी, वाष्प से अगर द्रव बन रहा है तो वो क्या कहलाती है, आपकी
संघनन की क्रिया कहलाती है। इतनी बात हुई क्लियर। अब इसमें देखते थोड़ा क्या है लिखा है इसमें कि किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके वाष्प की मात्रा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर कर रही है? वाष्प की मात्रा। मतलब जितना ज्यादा वाष्प उड़ेगा उतना ज्यादा इस पर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। ठीक है, वाष्प की मात्रा ताप पर निर्भर करती है। किसमें निर्भर करती है? दाब में भी निर्भर कर रही है, ताप में भी निर्भर करती है। इसलिए वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, मुख्य कारक क्या है? ताप है। आई बात समझ में? अगर हम यहाँ से टेम्परेचर, इसमें अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है, ताप बढ़ाते हैं, तो इसका जो कारक, इसमें जो साम्य अवस्था की क्रिया होगी वो या तो घटेगी या बढ़ेगी। अग्र दिशा में, पश्चिम दिशा में। अभी पढ़ा था ना, अगर ऊष्मा क्या होगी? ऊष्मा का शोषण होगा तो रासायनिक अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। अगर ऊष्मा का क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगी तो पश्चिम दिशा में। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपकी साम्य अवस्था है, तो साम्य अवस्था में इसका जो मेन कारक होगा वो क्या होगा? ताप होगा। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने कि क्या है आपका वाष्प दाब। एक और बार देख लेते हैं कि निश्चित ताप पर, यहाँ पे टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो किसी द्रव में, कोई भी द्रव है, उसके द्वारा जो उत्पन्न वाष्प है, जो उसमें ऊष्मा, जो वाष्प उत्पन्न हो रही है, द्रव की सतह पर आरोपित वाष्प दाब को, उसकी सतह पर, उसकी इस सतह पर जो वाष्प दाब लग रहा है, ठीक है, वाष्प दाब को, उस ताप पर द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। इस ताप पर जो निश्चित ताप है उसका क्या कहेंगे? हम इसको वाष्प दाब कहेंगे। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास में जो राउल्ट है, तो उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। वो नियम किससे रिलेटेड है? पहले हम, या इसको आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी द्रव के वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करने को नियम जो है इसका, किसके बीच में नियम? कि किसी द्रव के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के संबंध में इन्होंने क्या करा? एक नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, वो समझते हैं। तो क्या था कि जो सन 1887 में राउल्ट ने विलियनों के वाष्प दाब, आई बात समझ में? अभी बताया ना मैंने आपको विलियन का वाष्प दाब क्या होता है, और मोल प्रभाज के मध्य संबंध व्यक्त करने के लिए निम्न दो नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, उन्होंने क्या किया? दो नियम प्रतिपादित, एक किया उन्होंने वाष्पशील के लिए और एक किया उन्होंने अवाष्पशील के लिए। चलो पहले हम देख लेते हैं वाष्पशील के लिए। तो वाष्पशील विलय द्वारा बने विलयनों के लिए, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या है कि स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील विलय, क्या बोला मैंने कि स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील विलय द्वारा बने विलयन में, क्या बोला? अगेन, स्थिर ताप पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी वाष्पशील, जो वाष्पित हो रहा है, ऐसा विलय द्वारा बने विलयन में प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती में अगर हम एक चीज को बढ़ाते हैं दूसरी चीज भी हमारी बढ़ेगी, एक कम करते हैं तो कम करेंगे। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती में अपोजिट उल्टा होता है इसका। ठीक है, चलो क्या बोला कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और अगर हमारे पास कोई वाष्पशील विलय है उसके द्वारा जो विलयन बन रहा है हमारा, उसका जो आंशिक दाब होगा वो किसके समानुपाती होगा? जो उसका मोल प्रभाज है। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। अच्छा, ठीक, क्या होगा अगर हम राउल्ट का जो पहला नियम है हम वाष्पशील के लिए लेंगे, तो हमारे पास अगर एक विलयन होगा, ठीक है, तो वो होगा P, इसको हम A लिख देते हैं। ठीक है, A के लिए निकाल रहे हैं, तो ये किसके समानुपाती होगा? इसके मोल प्रभाज के। तो यहाँ पे मोल प्रभाज, ठीक है, मोल, इसको भी हम A लिख देंगे। आई बात समझ में? किसके समानुपाती होगा? मोल प्रभाज के। क्या लिखा मैंने? जो आपके पास में यहाँ पे दाब है, प्रेशर है, वो किसके समानुपाती होगा? आपका यहाँ पे, जो यहाँ पे इसका मोल प्रभाज है। ठीक है, अब हम यहाँ पे समानुपाती का साइन हटा देंगे तो तब क्या आएगा आपके पास में? यहाँ पे PA इक्वल्स टू P नोट। अब हमने यहाँ पे नोट, अगर हम PA ही लिखते हैं तो वो सेम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? ये नियतांक कांस्टेंट होगा। यहाँ पे आपका ऐसे एज इट इज XA, तो ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इसी तरीके से हम अगर दूसरे विलयन के लिए निकालते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा ही हमारा, दो अलग अलग क्या है हमारे पास यहाँ पे? वाष्पशील विलयन है। तो एक हमारा A है, दूसरा हमारा B है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा? B लिख देंगे यहाँ पे, अगेन वही लिखोगे PB इक्वल्स टू P नॉट B। यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा, और ये XB,
ये क्या बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसका जो कुल प्रेशर होगा, ठीक है, क्या होगा इसका जो कुल प्रेशर होगा, इसको समझिए। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो इसका जो कुल प्रेशर होगा, कुल प्रेशर क्या होगा, देखो इक्वेशन जो ये है और ये इसका क्या हो जाएगा, दोनों का कुल प्रेशर होगा ना। अगर माना यहाँ पे इस तरीके से समझो कि हमारे पास 2 विलयन है और यहाँ से अलग अलग क्या हो रही है, वाष्पशील बढ़ रही है, वाष्पित हो रही है, यहाँ पे द्रव जो है अलग अलग वाष्पित हो रहा है। दोनों ही क्या है, शुद्ध, आपके पास में क्या है, शुद्ध है, शुद्ध अवस्था में क्या है, विलयन है। तो दोनों का जो यहाँ पे तो सेम है, लगभग यहाँ से भी इतना ही जा रहा है, विलयन का वाष्पित इतना ही हो रहा है, ये भी इतना ही वाष्पित हो रहा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक नया प्रकार का बनेगा। उसमें हम कह नहीं सकते कि अगर हमने इसको इसमें मिला दिया तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या नहीं कह सकते कि इसमें वाष्पित कितना होगा। तो ठीक है, इसमें क्या होगा, ये A है हमारे पास, इसको PA मान लो, ये हमारे पास PB होगा। तो अगर हम इसको मिक्स करते हैं तो PA प्लस PB, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक P बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर दोनों सेम होंगे तो यहाँ पे भी दोनों इक्वली क्या होंगे, उड़ रहे होंगे, यहाँ पे उड़ रहे मतलब वाष्पित हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हमने जो हमारे पास विलयन है उसकी मात्रा अधिक रखी तो यहाँ पे भी उसकी जो वाष्पित होने की मात्रा है वो अधिक होगी। ठीक है, जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे वाष्पित होगी। अगर हमने B को कम रखा तो यहाँ पे कम होगा, अगर B को ज्यादा रखते हैं तो B वाष्पित ज्यादा होगा, अगर P को रखते हैं P ज्यादा। क्लियर हुई बात। इसी तरीके से हम इनको क्या करते थे, यहाँ पे लिखा ना मैंने PA प्लस PB, अब मान रख दो, तो PA क्या है, P इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, P नॉट A प्लस, सॉरी वहां पे क्या था, मल्टीप्लाई में है ना, तो प्लस कब आएगा, ठीक है, तो XA। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में P नॉट B और ये XB, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये कुल इसका क्या बन जाएगा, राउल्ट के नियम का जो वाष्पशील विलयन है उसके लिए क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, जो आपका मेन फॉर्मूला होगा। क्लियर हुई बात। इसी से आप अभी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। अब हम आगे अवाष्पशील के लिए देख लेते हैं। तो अवाष्पशील क्या होता है कि यहाँ पे भी क्या है, स्थिर ताप पे किसी अवाष्पशील, हमारे पास वहां पे क्या था वहां पे हमारे पास था वाष्पशील, यहाँ पे क्या है, अब हम अवाष्पशील के लिए देख रहे हैं। ठीक है, विलय द्वारा बने विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। दोनों सेम है, केवल आपको क्या याद रखना है, एक में वाष्पशील है और एक में अवाष्पशील है। इतनी बात आई समझ में। तो इसके लिए सिंपल सा है कि जो आपका जो P है, क्या बोला उसने कि किसी वाष्पशील के विलयन का वाष्प दाब, तो यहाँ पे क्या होगा, विलय द्वारा बने, तो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब वो किसके समानुपाती होगा, जो उसमें उपस्थित क्या है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती। तो समानुपाती विलायक के मोल प्रभाज के। क्लियर हुई बात। क्या बोला मैंने, अगर आपको बस आपको एक चीज याद रखनी है, या तो वाष्पशील याद कर लो या अवाष्पशील। बस आपको क्या करना है, जहां पे वाष्पशील है वहां पे अवाष्पशील लिख देना है। ठीक है, अब हमारे पास में देखो, वहां पे हमने दो विलयन लिए थे ना, एक A लिया था, एक B लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ही रखते हैं। ठीक है, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, इसको हम डिनोट करेंगे P से। ठीक है, और समानुपाती अगेन यहाँ पे क्या आएगा, X, और यहाँ पे क्या आएगा, विलायक का मोल प्रभाज। ये लिखना जरूरी है, विलायक का मोल प्रभाज। समानुपाती, या बताओ समानुपाती का अगर हम सिंबल हटाते हैं तो क्या लगते हैं हम यहाँ पे, जल्दी बताओ। यहाँ पे आप विलयन लिख देना। ठीक है, विलयन, वाष्प दाब में P आ जाएगा ना, तो P विलयन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे P और यहाँ पे या क्या आ जाएगा, नोट में आ जाएगा। नोट आप लिख लेना। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि P सेम कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विलायक, विलायक है ना हमारे पास, विलायक, और दूसरा क्या है आपके पास में, ये है मोल प्रभाज। डायरेक्ट मैं यहाँ पे मोल प्रभाज ही लिख देती हूँ।
आई बात समझ में? पी विलयन इक्वल्स टू पी आपके पास में यहाँ पे विलायक है और इंटू में क्या है आपके पास में यहाँ पे मोल प्रभाष। तो अगर आप क्या, बस इसमें एक ही चीज है, क्या है कि जो विलयन है उसका वो क्या किसके समानुपाती होता है, विलयन का वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, जो विलायक का मोल प्रभाज होता है। ठीक है, फिर समानुपाती का सिंबल को हटाना है तो क्या रख दोगे आप, कांस्टेंट रख दोगे। कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, पी नॉट विलायक। तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे, पी नॉट विलायक क्या होगा, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे नियतांक। क्लियर? तो आपको क्या करना है, एक बार इसको खुद से अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। क्योंकि अभी से आके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो बाद में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, गुचड़ पुचड़ नहीं होगा कि हाँ दिमाग में ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी। तो धीरे धीरे, जैसे आपकी जो चींटियां हैं वो क्या करती है, वो एकदम से टॉप पे तो नहीं जाती ना, वो धीरे धीरे क्या करती है, धीरे जाती है, गिरती है। मतलब इसमें क्या होगा, गिरने से क्या मतलब, अब क्या करोगे, पढ़ोगे भूल जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस में रहना है, आधा 1 घंटा रोज कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चींटिए की तरह आपने क्या करना है, धीरे धीरे चढ़ना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस। एक दिन में बिल्कुल नहीं, कबूतर नहीं बनना है कि सीधे उड़ जाओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।